हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 शार्निक डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, बिना प्रश्न किए और शार्निकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन हम अपनी इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, जिसमें हमने इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे थे उन सभी को कवर किया था। तो यहाँ इसी तरीके से हमें इन दिए गए प्रश्नों को भी हल करके जो भी वह सिद्ध करवा रहे हैं वह सिद्ध करके बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो भी हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू को हमें 0 के इक्वल सॉल्व करके बताना है। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 0 बन पाएँ, और जब भी शार्निक का मान 0 आ रहा होता है तो हम कोशिश करते हैं किन्हीं भी दो पंक्तियों या किन्हीं भी दो स्तंभों को यदि हम समान मान में दिखा पाएँ तो हम गुणधर्मों के हिसाब से जब दो पंक्तियाँ समान हो जाएंगी या दो स्तंभ समान हो जाएंगे तो उसके मान को हम 0 दिखा देंगे, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 बना करके इस शार्निक के मान को हल करके 0 ज्ञात करके बता सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे किन्हीं भी दो मानों को यदि हम हल करते हैं तो यहाँ b से b कट करके a और c फिर भी बचेंगे। इसी तरीके से हर एक अवयव में ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम इनके तीनों अवयवों को जोड़ करके देखें तो प्लस a माइनस a कैंसिल, माइनस b प्लस b कैंसिल, माइनस c प्लस c कैंसिल, तो उसका मतलब है हमें एक अवयव 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से जब आप इन दोनों अवयवों को भी जोड़ करके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 0 प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें अब यही काम करना है, जो भी हमें शार्निक दिया गया है उसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे कि हम R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तब इस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो भी हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। आप एक बार इन्हें प्लस लगा करके लिख लें। यहाँ पहला वाला अवयव है a माइनस बी, उसके बाद प्लस लगाएंगे b माइनस सी, फिर प्लस लगाएंगे c माइनस ए। इसी तरीके से दूसरे वाले अवयव में सारे संगत अवयवों को जोड़ लेने पर और इसी तरीके से तीसरे वाले अवयव में भी सभी संगत अवयवों को जोड़ लेने पर, बाकी दोनों पंक्तियों में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो उन्हें हम ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। तो यहाँ आप शुरू में तीनों अवयवों को देखेंगे, प्लस a माइनस a कैंसिल, माइनस b प्लस b c, हर एक टर्म में आपको ऐसे ही कैंसिल होते हुए सारे पद 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, बाकी के दोनों अवयव हम ऐसे का ऐसा ही रख लें, a माइनस b और b माइनस c। अब आप देख रहे हैं कि इस शार्निक में पूरी एक पंक्ति का मान 0 के बराबर है, और जब भी एक पूरी पंक्ति का मान 0 के बराबर है यदि हम R1 के अनुदिश इसका प्रश्न करके बताएंगे तो सारे के सारे मान 0 में ही बदल जाएंगे। तो हमने लिख करके बता देंगे, चूंकि यहाँ पहली पंक्ति का मान R1 का मान 0 के बराबर है इसीलिए डेल्टा का मान भी 0 के बराबर ही होगा। और यही हमें सिद्ध करके बताना था कि इस दिए गए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। इसी तरीके से एक्सरसाइज में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं वह काफ़ी इजी हैं। आप एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारा बेसिक इनसे रिलेटेड सीख चुके हैं। तो हम यहाँ आपको कुछ हिंट बता रहे हैं जिनकी मदद से आप इन सारे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके सिद्ध कर सकते हैं जो भी वह सिद्ध करवा रहे हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है XYZ ABC XYZ ABC बराबर 0। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख रहे हैं तीसरे वाले स्तंभ में सभी अवयव दो दो पदों के योगफल के रूप में लिखे गए हैं। तो यहाँ हम अपनी गुणधर्म नंबर 5 के प्रयोग से इसे दो शार्निकों के योगफल के रूप में व्यक्त करके बता सकते हैं। पहला शार्निक हो जाएगा XYZ ABC XYZ, फिर बीच में प्लस लगाएंगे और दूसरा शार्निक लिखेंगे दूसरे पदों के साथ में सभी स्तंभों को लिखते हुए। तो दूसरा शार्निक होगा XYZ ABC ABC। तो जब आप पहले वाले शार्निक में देखेंगे तो यहाँ पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ बिल्कुल एक जैसे होंगे, और जब भी किसी शार्निक में दो पंक्ति या दो स्तंभों के मान बिल्कुल समान होते हैं तो शार्निक का मान 0 के बराबर होता है। तो इस तरीके से पहले वाले शार्निक का मान 0 होगा, प्लस दूसरे वाले शार्निक में जो मान लिखे हुए हैं वहाँ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ बिल्कुल समान मान रख रहे हैं। फिर से वही गुणधर्म नंबर 3 के हिसाब से, क्योंकि दो स्तंभ बिल्कुल समान मान रख रहे हैं तो उस शार्निक का मान भी 0 के बराबर होगा। इस तरीके से इस पूरे शार्निक का मान आप 0 सिद्ध कर पाएंगे गुणधर्मों के इस्तेमाल से।
थर्ड पार्ट है, हमें सारणिक दिया गया है 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। फिर से हमें इन्हें हल करके ज़ीरो बना करके बताना है। तो हमें कुछ ऐसा मान बताना होगा जिससे इनकी क्या तो 2 स्तंभ या 2 पंक्तियाँ आपस में बराबर हो जाएं। तो यदि आप 7 से 65 में भाग करके देखेंगे तो भाग करने पर वह जाएगा 7 नाम 63 और 2 हमारा शेषफल बच रहा होगा। इसी तरीके से जब 8 से भाग करेंगे तो 8 नाम 72, फिर से 9 बार जा रहा है और शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर से 9 से भाग करेंगे तो 9 नीम 81 और 5 बच रहे होंगे, 9 बार ही भाग जा रहा है और शेषफल जितना हमारा आगे लिखा हुआ है उतना ही बच रहा है। तो यहाँ आप देखें, यहाँ दिए गए मानों से यदि हम इसमें प्रत्येक में 9 बार भाग करेंगे तो शेषफल के रूप में हमें आगे वाला कॉलम प्राप्त हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ अपने तीसरे स्तंभ में से दूसरे स्तंभ का 9 गुना घटा लेते हैं, 65 में से 7 का 9 गुना घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ घटाने पर 3 बचेगा, ऐसी 86 में से इसका 9 गुना घटाने पर 5 बचेगा। जैसे ही आप ऑपरेशन C3 को बदल करके C3 माइनस 9C2 में चेंज करेंगे तो यहाँ आपको ये वाला जो कॉलम है वो चेंज करके 2 3 5 में ही मिल जाएगा। उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस सारणी की 2 स्तंभों के मान बिल्कुल समान हमें प्राप्त हो चुके होंगे, हम सीधे सीधे सारणी का मान P3 के अकॉर्डिंग 0 के इक्वल रख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सारणिक दिया है 1 1 1 बी सी सी ए बी, यहाँ a इंटू बी प्लस सी, b इंटू सी प्लस ए और यहाँ c इंटू ए प्लस बी इक्वल फिर से 0 हमें दिखाना है। फिर से हम ये क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, अगर हम इन्हें 0 बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर भी हमें इनका प्रसरण करना पड़ेगा, लेकिन इन क्वेश्चनों के ऊपर लिखा है बिना प्रसरण किए ही करना है काम को, तो इसीलिए यहाँ हम 0 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे किन्हीं 2 पंक्तियों और किन्हीं 2 स्तंभों को 0 बनाने की। तो आप देख रहे हैं यहाँ ए बी हैं और ए सी हैं, यहाँ बी सी और ए बी आ रहे हैं, यहाँ ए सी और बी सी आ रहे हैं, लेकिन यदि हम बी सी और जोड़ देते हैं तो हमें ए बी बी सी और सी ए मिल जाएगा। इसी तरीके से जैसे ही हम यहाँ सी ए जोड़ेंगे तो ए बी बी सी और सी ए, यहाँ पर भी बदल लेने पर यहाँ ए बी बी सी और सी ए तीनों के तीनों पद बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। तो यही काम हमें यहाँ कर लेना है। जैसे ही हम ऑपरेशन C3 को बदल करके C3 प्लस C2 लिखेंगे, सारे के सारे मान बदल करके AB प्लस BC प्लस CA में बदल जाएंगे। उसके बाद हम इस वाले स्तंभ से AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन निकाल लेंगे और सारे के सारे मान एक जैसे हैं, सभी बराबर हैं। कॉमन लेने के बाद यहाँ एक और एक ही बचेगा। उसके बाद यहाँ पहले और तीसरे स्तंभ का मान आपको समान मिल चुका होगा और प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग इस पूरे सारणिक का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब जो हम कॉमन ले रहे हैं वहाँ हम प्रॉपर्टी 4 इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ से किसी भी सार्वभौमिक गुणनखंड को कॉमन लेकर के बता सकते हैं। तो वही कॉमन लिया है हमने प्रॉपर्टी 4 का इस्तेमाल करके और इक्वल 0 रखेंगे हम अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग। तो सारा का सारा काम हमने केवल गुणधर्मों के इस्तेमाल से ही किया है। ये जो ऑपरेशंस लगाए जाते हैं ये भी हमारे गुणधर्म के अंदर ही आते हैं। तो इस तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस दिए गए सारणिक का मान सिद्ध करके बताना है यह इस सारणिक के 2 गुने के बराबर होगा। फिर से हमने यहाँ अपने LHS वाले पार्ट को डिटर्मिनेंट मान करके लिख लिया है। हम इसे हल करके अपने RHS वाले पार्ट के इक्वल शो करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ जो सारणिक दिया गया है क्या हम वहाँ 0 बना सकते हैं? तो आप देखें यदि हम यहाँ इन्हें घटाने की भी कोशिश करें तो C में से C कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन A और B फिर भी बचेगा। इसका मतलब है जब हम घटा रहे हैं तो भी यहाँ 2 पद के 2 पद ही रह रहे हैं। इसका मतलब है घटाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको जब भी इस तरीके के कोई मान दिए गए होते हैं तो हम क्या करें, एक जैसे मान हैं, सभी में 2 2 आ रहे हैं, जैसे 3 राशियां दे रखी हैं तो किन्हीं 2 के योगफल के रूप में पदों को परिभाषित किया है। तो आप उन सभी में इन्हें जोड़ करके बता दें। जोड़ने से वहाँ कुछ ना कुछ एक जैसे मान आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इसी तरीके से यदि है माइनस में लगा करके दिए हैं, किन्हीं 2 पदों के अंतर के रूप में दिए हैं, तो भी आप इन्हें तीनों पंक्तियों को जोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यहाँ पंक्तियों को जोड़ करके बताएंगे क्योंकि यहाँ स्तंभ वाले मान एक जैसे चरों में दिए गए हैं। लेकिन यदि यह पंक्ति यहाँ इसके रूप में दे रखी होती तो फिर हम अपने स्तंभों को जोड़ रहे होते। इस केस में हम यहाँ बदल लेते हैं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 में, तो हमें डेल्टा का मान सॉल्व करके मिलेगा
बी 2 बार आ रहे हैं, ए 2 बार आ रहे हैं और सी 2 बार आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 2 गुना हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी का। इसी तरीके से यहाँ पर सभी मान 2 बार आ रहे हैं तो पी प्लस क्यू प्लस आर का 2 गुना, और यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। बाकी सारे मान हम ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं पहली पंक्ति में से प्रत्येक पद में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले करके हम इन्हें बता दें, क्योंकि हमें सिद्ध करने में भी 2 कॉमन लेकर के आने हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ लिख लेंगे सी प्लस ए, यहाँ आर प्लस पी, यहाँ जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, और यहाँ एक्स प्लस वाई। आप इन्हें लिख करके बता सकते हैं कि हमने यहाँ प्रथम पंक्ति से 2 कॉमन लिया है। इसके बाद हम अपना वह लेकर के चलेंगे जो हमें सिद्ध करके बताना है, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके चलें। सबसे पहले हमें अपनी दूसरी पंक्ति में बी बना करके बताना है, और यहाँ सी और ए आ रहे हैं, बी नहीं आ रहे हैं। तो क्या हम अपनी दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटा लें तो सी और ए कैंसिल हो जाएंगे, बी हमारे लिए बच जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ हमें क्यू बनाना है, तो इस पंक्ति में से यदि हम इसे घटा लेते हैं तो आर और पी कैंसिल हो जाएंगे, क्यू हमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ वाई भी बना पाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ चाहिए है सी आर जेड बनाने के लिए फिर से यदि इस पंक्ति में से इसे हम घटा लें तो ए और बी कैंसिल हो जाएंगे, सी बच जाएंगे, यहाँ आर बच जाएंगे और यहाँ जेड बच जाएंगे। तो यही ऑपरेशन हम लगाएंगे। हम R2 को बदलेंगे R2 माइनस R1 में, और R3 को बदलेंगे R3 माइनस R1 में। कम से कम हम अपनी 2 पंक्तियों को तो वह मान दे पाएंगे जो हमें सिद्ध करने में लेकर के आना है। तो पहली पंक्ति को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लें। दूसरी पंक्ति में से C प्लस ए में से जैसे ही हम a प्लस बी प्लस सी घटाएंगे तो C और a कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो b बच रहे होंगे वह ऋणात्मक चिन्ह में बच रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ q ऋणात्मक, और यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस सी, यहाँ माइनस आर, और यहाँ माइनस में z बच जाएंगे। अब हमें अपनी पहली पंक्ति में a p x बचाने हैं। यदि अब हम अपनी पहली पंक्ति में से इन दोनों को जोड़ करके घटा दें तो b और c कैंसिल होके a p x इस तरीके से यहाँ बच जाएंगे। तो एक ऑपरेशन हम लगा लें, हम r1 को चेंज कर रहे हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 में। तब हमारी डेल्टा की जो वैल्यू बच रही होगी वह 2 गुना बचेगा। b और c कैंसिल होकर के a, बाकी सारे मान ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर p बचेंगे माइनस क्यू माइनस आर, यहाँ पर x बचेंगे माइनस वाई माइनस जेड। अब आप देख रहे हैं हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वही पहुंच गई है, केवल हमें माइनस और यहाँ से हटा लेने हैं। तो यदि हम अपनी दूसरी पंक्ति में से भी -1 कॉमन ले लें और तीसरी पंक्ति में से भी -1 कॉमन ले लें, तो कॉमन लिए हमने 2 माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन लेने पर प्लस हो जाएंगे। तो कॉमन लेने के बाद हमारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी और हमें अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हमने लिख के बताएंगे कि हमने R2 और R3 से -1 कॉमन लिए हैं। उसके बाद हमें यह अपना डिटर्मिनेंट पता चल गया है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ जो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है, इस डिटर्मिनेंट में से हम सीधे सीधे इस डिटर्मिनेंट को बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ हमें सबसे पहले बी और सी बनाने हैं। तो यदि हम सी वाले अवयव को देखें, ए प्लस बी आ रहे हैं, यहाँ सी नहीं आ रहे हैं, और बाकी दोनों अवयवों में सी आ रहे हैं। यदि हम इस अवयव में से इन दोनों का योगफल घटा देते हैं तो ए और बी कैंसिल हो जाएंगे और सी का 2 गुना हमें यहाँ पता चल जाएगा। इसी तरीके से जब इस अवयव में से हम इन दोनों का योगफल घटाएंगे तो पी और क्यू दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इनका योगफल 2r यहाँ बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 2z हमें मिल जाएंगे। तो उस वाले मेथड को भी हम सीख लेते हैं। क्या इस मेथड से भी हम वहाँ डायरेक्टली पहुँच सकते हैं? तो यहाँ हमने उस डिटर्मिनेंट को लिख लिया है जिसे हमें सिद्ध करके इस डिटर्मिनेंट को लेकर के आना है, हमें यह सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ हम ऑपरेशन लगाएंगे सी बनाने के लिए। तो यहाँ हम R3 में से तीसरी पंक्ति में से घटा लें पहली और दूसरी पंक्ति के योगफल को। R1 प्लस R2 को यदि हम घटा लेते हैं तो जो हमें डिटर्मिनेंट है वह सॉल्व करके मिलेगा। सबसे पहले तो पहली और दूसरी पंक्ति को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लें, क्योंकि पहली और दूसरी पंक्ति में हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है।
अब तीसरी पंक्ति में जैसे ही हम a प्लस बी, यदि हम पहले वाले अवयव को हल करके बताएं तो R3 की जगह पर लिखे हुए हैं a प्लस बी, उसमें से घटाना है इन दोनों का योगफल b प्लस c प्लस a। तो a और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का योगफल बचेगा 2c। लेकिन बाहर माइनस लिखे हुए हैं तो इन्हें हल करने पर हमें टोटल मिलेगा माइनस में 2c। इसी तरीके से जब आप इन्हें हल करेंगे तो माइनस में 2r और यहाँ माइनस में 2z आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब हमें जो कॉमन लेकर के बता सकते हैं, दो हमें कॉमन लेकर के सिद्ध भी करना है और दो यहाँ हमें कॉमन भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में यहाँ माइनस भी कॉमन आ रहा है तो हम माइनस भी कॉमन ले लें, बाद में जो माइनस है वो एडजस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ बचेगा c, यहाँ r और यहाँ z। यहाँ हमने अपनी थर्ड रो में से -2 को कॉमन लिया है। इसके बाद अब हमारी तीसरी पंक्ति बिल्कुल वही आ गई है जो हमें सिद्ध करना है। अब पहली पंक्ति में हमें a बनाना है, लेकिन a तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन b जरूर बना सकते हैं। इसी तरीके से इसे घटा लें तो q बना सकते हैं और इसे घटाएंगे तो y बना सकते हैं। तो b q y हमें मिल जाएंगे और b q y हमारी दूसरी पंक्ति है। कोई बात नहीं, हम ये पहले नंबर पे बना लें, बाद में इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ a बचेगा, इन दोनों को काटने पर p और यहाँ x बच जाएगा जो कि हमारी पहली पंक्ति होगी। तो पहले हम इन्हें घटा लें, बाद में अपनी पहली और दूसरी पंक्ति की पोजीशन को इंटरचेंज करके बता देंगे। तो हम यहाँ r1 को चेंज करेंगे r1 माइनस r3 में और r2 को चेंज करेंगे r2 माइनस r3 में। तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी -2। b प्लस c में से c घटाएंगे तो b, यहाँ q और यहाँ y, यहाँ बचेंगे a, यहाँ p और यहाँ x। बाकी तीसरी वाली पंक्ति में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, उसे हम ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। इसके बाद पहली और दूसरी पंक्ति को यदि हम इंटरचेंज कर लेते हैं, r1 और r2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है यदि हम एक सारणिक की दो पंक्तियों को आपस में बदलते हैं तो सारणिक का मान दिए गए सारणिक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो जैसे ही हम दो पंक्तियों को बदलेंगे, यहाँ हमें माइनस की गुणा करनी पड़ेगी तो यह मान हो जाएंगे प्लस, और पहली पंक्ति को हम लिख लेंगे ऊपर और दूसरी पंक्ति को बना लेंगे जो पहले नंबर पे लिखा हुआ था। इस तरीके से हमें अपने सारणिक का वही मान प्राप्त हो जाता है जो हमें सिद्ध करके बताना था। तो ये हो जाता है इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन। हम इन्हें किसी भी तरीके से सिद्ध करके यह बता सकते हैं। आप भी अगर कुछ और सोच सकते हैं तो किसी और विधि से भी आप इस दिए गए डिटर्मिनेंट को सिद्ध करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों में दिया गया है सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन दे रखे हैं, इस सारणिक को सिद्ध करके बताना है कि यह इस मान के बराबर होगा। तो जो भी हमें सारणिक LHS में दिया गया है हम उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लें और इन्हें हल करके हम RHS के इक्वल दिखा देंगे। -c²। अब हमें यहाँ 4 टाइम्स ऑफ a² b² c² लेकर के आना है। तो इसका मतलब है हमें ना तो एडिशन में चाहिए है वैल्यू, हमें तो केवल सिंगल वैल्यूज़ को कॉमन निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले देखें, यहाँ पहली पंक्ति में a हर एक टर्म में आ रहा है, यहाँ b और यहाँ c। तो क्या हम पहली पंक्ति से a, दूसरी पंक्ति से b और तीसरी पंक्ति से c कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम यही काम कर लें, r1 से a, r2 से b और R3 से C कॉमन लेने पर। हमें मिलेगा डेल्टा बराबर, हमने A B C कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा -a B C। यहाँ B कॉमन लिया है तो A -b C। यहाँ C कॉमन लेने के बाद A B और -c, ये वैल्यू हमारे पास बच जाती हैं। इसके बाद अब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बना पाएंगे तो इस डिटर्मिनेंट को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और सारे मान एक जैसे ही हैं, क्या इनकी मदद से इन दोनों को ज़ीरो बना सकते हैं? ऐसे ही इनकी मदद से इन दोनों को ज़ीरो बना सकते हैं, माइनस वाले की मदद से इन दोनों को ज़ीरो बना सकते हैं। लेकिन हमें तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को फोकस करना होता है कि या तो हम इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे या इन दोनों को या फिर इन दोनों को। तो यदि हम इनको ज़ीरो बनाने की कोशिश करें -a की मदद से, तो यहाँ हमें मिलेगा, हम अपने R2 को चेंज कर दें R2 + R1 में,
इसी तरीके से अपने R3 वाले वैल्यू को चेंज कर दें R3 + R1 से, तो हमें डेल्टा की जो वैल्यू मिलेगी, ABC तो यहाँ चल ही रहे हैं, R1 को हमने कोई चेंज नहीं किया है, उसे ऐसे का ऐसा ही रहने दें। हमें इन दोनों पंक्तियों को जोड़ के लिखना है, A और -A 0, -B + B 0, C और C को जोड़ेंगे 2C मिल जाएगा। इसी तरीके से तीसरी और पहली पंक्ति को जोड़ने पर 0, यहाँ जोड़ने पर 2B और यहाँ जोड़ने पर हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं ये दोनों मान हमने 0 बना दिए हैं। अब इनके बाद यदि हम इनका सीधे सीधे प्रसरण कर लेते हैं, यदि हम C1 के सापेक्ष इनका प्रसरण कर लें, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो हमें डेल्टा का मान मिलेगा, ABC तो हमारे मल्टीप्लिकेशन में चल ही रहे हैं, -A के साथ जो डिटर्मिनेंट आने वाला है पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके, उसे हम यहाँ लिख लें। उसके बाद दोनों अवयव 0 हैं तो बाकी दोनों अवयवों को हम 0 लिख लेंगे। बराबर में हमारे पास बचेगा ABC, C के साथ -A, और इन्हें हल करके हम लिखेंगे तो 0 की गुणा 0 में करेंगे 0, -2B की गुणा 2C में करेंगे तो 4BC बराबर होंगे ABC ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4ABC हमें गुणा करके यहाँ मिल जाएंगे। इन दोनों की फिर से गुणा कर लेंगे तो 4A² B² C², और यही मान हमें सिद्ध करके बताना था। इसके साथ साथ आप इसे किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इन दोनों को 0 बनाने की कोशिश की है, आप इन दोनों को 0 बना करके भी इन्हें प्रसरण करके हल कर सकते हैं, या इन दोनों मानों को 0 बना करके भी आप इन्हें हल करके 0 ज़्यादा से ज़्यादा बना करके प्रसरण करने के बाद यही मान सिद्ध करके बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सारणिक को हल करके 0 के बराबर बना के बताना है। तो आप देखेंगे यदि हम इन कॉलमों में भी कोई ऑपरेशन लगाएं तो 0 के अलावा और कहीं 0 नहीं बना सकते हैं। इसी तरीके से नीचे की तरफ चलेंगे तो इन तीनों अवयवों में किसी भी एक दूसरे की मदद से हम 0 नहीं बना करके बता सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे, यहाँ 0 के आगे A-B लिखे हैं तो यहाँ -AB लिखे हैं, ऐसे यहाँ 0 के आगे -C लिखे हैं तो यहाँ C लिखे हैं, केवल यहाँ चिन्हों का अंतर चल रहा है। और जब भी एक पंक्ति और एक स्तंभ में केवल ऋण चिन्ह का अंतर होता है तो उसका मतलब है वह हमें एक विषम सममित आव्यूह दिया गया है। यदि आप इसका परिवर्त निकाल करके देखेंगे तो वहाँ इस आव्यूह और दूसरे वाले आव्यूह में केवल माइनस चिन्ह का अंतर आ रहा होगा। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है विषम सममित आव्यूह के लिए, पहले हम उस प्रॉपर्टी को पढ़ लें। जब आप उस प्रॉपर्टी को समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व करके बता पाएंगे। वो प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई भी एक विषम कोटि का सममित आव्यूह दिया गया है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो पहले उस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करना सीख लें, कैसे प्रूफ किया जाता है उसे। तो प्रॉपर्टी होती है यदि A एक विषम कोटि का विषम सममित आव्यूह दिया गया है, सबसे पहले तो विषम कोटि का जिसका ऑर्डर हमें या तो 1, 3, 5 इस तरीके का दिया गया है, तब विषम सममित आव्यूह भी यदि वह साथ में है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। इसे हम कैसे प्रूफ करके बता सकते हैं। सबसे पहले हमें A एक विषम सममित आव्यूह दिया गया है, क्योंकि A एक विषम सममित आव्यूह है और विषम सममित आव्यूह की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक विषम सममित आव्यूह का परिवर्त उसके ऋण मान के बराबर होता है, A' का मान -A के बराबर होता है। यदि हम इन दोनों आव्यूहों का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो इस तरफ भी इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने पर और इस तरफ भी इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेने पर। इसी के साथ अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आव्यूह वाले चैप्टर में डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, कि यदि हमें k × A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके बताना है तो जो भी अचर राशि यहाँ दी गई है यदि हम उसे बाहर निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर हम वह घात लिखेंगे जो कि दिए गए आव्यूह का ऑर्डर होता है, कोटि होती है। तो यदि हमें KA का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वह इक्वल होगा k⁴n × डिटर्मिनेंट A के। अब यहाँ k का काम कर रहे हैं -1, यदि हम यहाँ -1 को बाहर निकालेंगे तो हमें घात पर n लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो ऑर्डर दिया गया है, जो कोटि दी गई है वह n दी गई है, तो अंदर बच जाएगा डिटर्मिनेंट A। इसी के साथ अब n का मान यहाँ एक विषम संख्या है
n एक विषम संख्या है, इसीलिए -1 की घात पर यदि एक विषम मान लिखा हुआ है तो उसका आंसर हमें हल करके -1 मिलेगा। यदि एक सम राशि दे रखी होती, -1 की घात सम संख्या है, तो उसका आंसर हमें +1 मिल जाता। तो इसे हल करके हम लिख सकते हैं माइनस में डिटर्मिनेंट a, और इस तरफ जो चल रहा है डिटर्मिनेंट a'। साथ ही यदि हम किसी भी एक आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं या फिर उसके परिवर्त का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, वह हमेशा बराबर बराबर होते हैं। एक दिए गए सारणिक का मान और उसके परिवर्त के सारणिक का मान बिल्कुल समान समान होता है। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी से a' के डिटर्मिनेंट को भी हम चेंज करके डिटर्मिनेंट a लिख सकते हैं। अब माइनस के डिटर्मिनेंट a को इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस में डिटर्मिनेंट a इक्वल 0। इन दोनों को जोड़ लेने पर 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a इक्वल 0। 2 का डिवाइड करोगे तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी सॉल्व होकर के प्रूफ होकर के ये हमें मिल जाती है कि यदि a एक विषम कोटि का दे रखा है, यदि यहाँ ये विषम ना रहे होते तो यहाँ हमें माइनस में यह मान ना मिल रहे होते, तो यह प्रॉपर्टी केवल विषम कोटि के आव्यूहों के लिए ही सत्य है। यदि a एक विषम कोटि का विषम सममित आव्यूह दिया गया है तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अब इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट दिया है, क्योंकि यह एक विषम कोटि का विषम सममित आव्यूह है, इसीलिए इसके सारणिक का मान 0 के बराबर होगा। अब पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके बताना है, तो सबसे पहले जो हमें डिटर्मिनेंट दिया है हम उसे a मान लेंगे और हम लिखेंगे क्योंकि a एक विषम कोटि का विषम सममित आव्यूह है, और इस तरीके से हम उन्हें इनका प्रूफ इस फॉर्म में दे देंगे। a का मान नहीं लगाएंगे, हम इसे ही a मान करके ये 4-5 लाइनों को क्वेश्चन में सिद्ध करके बता देंगे। और जब हम लास्ट में सिद्ध कर देंगे कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 है, अब a की वैल्यू चाहे कुछ भी रही हो, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट दिया गया है इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक ही कवर करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।